क्या बेटा? नहीं, अभी मैं बोल दिया सर को। प्लीज कीप माई लेक्चर फर्स्ट। चलो, ओके, वेरी गुड। चलिए, ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो, कौन कौन कॉम्प्लेन भी क्या है? चाय चाय पी गया है, चाय में कॉम्प्लेन डाला है। चलिए, बैठ जा बेटा, नीचे बैठ जा। चलो, कुछ कुछ बच्चे ना आपके बैच में मुझे तो दिखे ही नहीं, 2-3 हफ्तों से, नहीं क्या? अभी वो उनके नाम नहीं याद आ रहे मुझे। वो आएगी जिस दिन तो मैं बोलूंगा, अरे हाँ ये आया है। आई होप आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बात रखेंगे। और एक दूसरी बात मैं अभी मयूर सर से डिस्कस कर रहा था कि अटेंडेंस जो है वो फेस टू फेस कम कम होता जा रहा है और ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, ये एग्जाम पास करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर को लिखना है, लिखने के लिए समझना है, समझने के लिए आपको वो लेक्चर जो है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑनलाइन लेक्चर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन लेक्चर करके मैं जल्दी लेक्चर खत्म करूंगा, जल्दी सिलेबस खत्म होगा और फिर मैं जल्दी से पढ़ के जल्दी जल्दी एग्जाम पास करूंगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, घाई घाई के अंदर सिलेबस खत्म करके जब आप एग्जाम के लिए खुद को पढ़ने के लिए बैठते हो तो बच्चों को प्रोडक्टिव उसके अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझिए तो। ये आप समझ लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट। उसके बाद में आपको टाइम जो पड़ेगा कम कम मिलेगा और आप अकेले ही वो जंग लड़ते रहोगे। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हम सब साथ में लड़ रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ हैं, और आपको कोई डर नहीं है कि कोई आपके आगे चलेगा या पीछे रहेगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद होगा। इसलिए कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी किसी इनकम्पेटेंट इनकॉम्पिटेंट पर्सन ने फैलाई हुई रूमर को रिलाय करके ये ना सोचे कि ऑनलाइन देखने से लेक्चर जल्दी जल्दी खत्म हो। उसके आगे 2-3 महीने एडजेक्टिव्स लगा, उसमें भी ध्यान दें। आई बात समझ में? इनकॉम्पिटेंट इनएप्रोप्रिएट ये एक बहुत खतरनाक अफवाह है जो अपने सीए के फ्रेटर्निटी में फैलाई जाती है। जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म करो तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मेरे को मेरा सवाल है, अगर ये बात सच है तो रेशो निकाल लीजिए, कितने बच्चों ने लेक्चर ऑनलाइन किए और पास कितने हुए उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इज इट क्लियर? ट्रस्ट कीजिए आप। yes. किसको ट्रस्ट कीजिए सर? इज इट क्लियर? प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। किसको कीजिए? बेटा फैन बंद कर दे, खाली पडू शकतो पण। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ईशान बोल रहा है किसी को गर्मी हो रही तो फैन को देखो। चलिए, आई एम नॉट विजिबल। गोवा का रखो, ये पब्लिक डिमांड पे। अब तो बोलेगा कोकोनट ट्री पे ध्यान जाता है। नारियल पानी का पीने का डील हो रहा है, ऐसे ऐसे मत बोलना। चलिए चलिए, आइए थोड़ा माहौल बनाते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 खत्म करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। आप लोग रेडी है? यस, चलो ओके। हाँ, चलिए मैं भी रेडी हूँ बिल्कुल। ऑडिट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑडिट की डेफिनेशन देखना है। ऑडिटिंग क्या है जल्दी बोलो? सिस्टमैटिक एंड ऑफ वेदर irrespective of when conducted with a view to express opinion के टाइप। मॉडिफाइड एंड क्लेम रिपोर्ट मतलब कौन सा? अब है मेरे साथ?
अभी मैं कुछ भी पूछने वाला हूँ आज, भी तारीख खतरनाक होने वाला है, ठीक है। यस, और मैं मिक्स करके पूछूंगा, आप लोग ऐसा बोलेंगे सेट पैटर्न नहीं, कुछ भी पूछने वाला हूँ, ठीक है। चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या बोला अपना, टू ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंड आर प्रिपेयर्ड एज पर, याद है ना। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है, टू कम्युनिकेट एंड रिपोर्ट ऑडिटर्स फाइंडिंग इन अकॉर्डेंस विद एसे। ऑडिटर्स फाइंडिंग्स को क्या बोल सकते हो, जो आपकी एमएमएस है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है, सर हर फाइंडिंग एमएमएस होती है कि नहीं। फाइंडिंग फाइंडिंग है, डिस्कस करने के बाद में जब मैनेजमेंट के पास उसका कोई जवाब नहीं है और मैनेजमेंट उसे करेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो वो एमएमएस है अपनी, और अभी वो रिपोर्टेबल एमएमएस बन जाएगा, ठीक। ऑडिटर का काम लोगों की गलतियां निकाल के उसको एंजॉय करना नहीं है, एविल हैप्पीनेस लेना नहीं। गलती निकालो, करेक्ट करवाओ, गलती ढूंढो, करेक्ट करो, गलती ढूंढो, करेक्ट करो, और फिर अपना रिपोर्ट जो है वो इंटेंडेड यूजर्स के साथ शेयर करो। इज इट क्लियर? अरे बोलो भाई, अरे देर, किसी भी ऑडिट में कितने पार्टीज होते हैं? तीन। इट इज अ ट्राई पार्टी रिलेशनशिप, बराबर। कौन कौन है बोलो, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। कौन कौन है, जल्दी बोलो। दिल जीत लिया, एकदम दिल ले लिया आपने मेरा, ये पॉइंट बोल के। ये 3 पॉइंट जो है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को पता है जिसने मॉडल पढ़ा, ये मेरी गारंटी है। आई बात समझ में? यस ना? आई बात समझ में? इसलिए बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछेगा। इंटेंडेड यूजर्स मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब क्या। कई बच्चे रिस्पॉन्सिबल पार्टी को किस पे टिक करते होता है, एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों, उस पर जिम्मेदारी है ना, फिर खा गए ना धोखा। इज इट क्लियर? वो कॉमन सेंस लगा रहे, अपने को मॉडल का दिमाग लगा। इज इट क्लियर? चलिए, आर यू देयर, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं ऑडिटर बन के जा रहा हूं या कोई और भी काम कर रहा हूं एज ए प्रैक्टिशनर, तो मेरे और मैनेजमेंट के साथ जो रिश्ता बनता है उसे क्या कहा जाता है, एंगेजमेंट। क्या कहा जाता है? और ये जो एंगेजमेंट होता है, इसके लिए एक लेटर इशू किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कैन एन एंगेजमेंट लेटर पुट लिमिटेशन ऑन माय स्कोप? It cannot restrict auditor's scope in any manner. Is it clear? Yes. ये एंगेजमेंट के टाइप कितने थे जल्दी बोलो? 4। कितने टाइप के एंगेजमेंट है? 4। पहला कौन, स्टैंडर्ड्स मतलब ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरा है रिव्यू एंगेजमेंट, याद है क्या आपको? उसके बाद में एश्योरेंस एंगेजमेंट, और चौथा क्या, रिलेटेड। अरे याद है क्या? नहीं, मुझे ऐसा कन्विंसिंग नहीं लग रहा आपको, ठीक है। देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देख लेना। पहला कौन सा है बोलो, पहला कौन सा एंगेजमेंट है, ऑडिट का। दूसरा कौन सा है भाई, रिव्यू। उसके बाद कौन सा एंगेजमेंट, और चौथा क्या बोलो? सही बात। He is playing a chorus in my playback. Those who are musically illiterate may not know this. कुछ बच्चे बोल रहे थे क्या, तुझा तो आवाज कोरोना वाला होता। When my daughter and my wife were laughing on yesterday, मैंने YouTube पे वीडियो डाला ना, तो वो देख रही थी कि बोले क्या डाला बता, तो जैसे मैंने प्ले किया तो दोनों इतना खतरनाक हंस रहे थे। आप दिन भर आपको अरिजीत सिंह सुनने की आदत है, तो यह आवाज तो आपको प्रेम चोपड़ा जैसी लगेगी। ठीक है, क्या करें अभी, ठीक है। ऐसा है क्या? चलो, ऑडिट के लिए कौन सा एश्योरेंस देंगे, जल्दी बोलो। रिव्यू के लिए इधर, और इधर। ये गलत है यार, नो एश्योरेंस के पैसे क्यों ले रहे हो फिर? तो काम तो करके दे रहे ना। पर सर ऑडिटर का काम तो ओपिनियन देना होता है ना, हमने कहा बोला हम ऑडिट कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? पर तुम तो ऑडिटर हो ना, गलत। हम है प्रैक्टिशनर। क्या है हम? डिफरेंस आ गया समझ में? अरे बोलो जल्दी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसी के रिलेशन में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा यहाँ तब तक के लिए।
भेज रहा हूँ मैं, डोंट वरी। तब तक के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे आप बताएंगे। और यहाँ पे अगर ऑडिट रिस्क हाई है, क्या है दोस्तों? अगर ऑडिट रिस्क हाई है तो मटेरियलिटी क्या होनी चाहिए? मटेरियलिटी लो होनी चाहिए कि लो रखनी पड़ेगी? अपने आप कुछ होने वाला है क्या? वेरी गुड। अगर मटेरियलिटी लो है, ऑडिट रिस्क हाई है, तो सैंपल साइज क्या होगी? सैंपल साइज हाई होगी कि लो होगी? सैंपल साइज क्या होगी? अगर इंटरनल कंट्रोल, वापस बता दो, रिस्क हाई है तो मटेरियलिटी क्या होगी? तो सैंपल साइज क्या होगी? अगर इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है, क्या है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड, अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है तो ऑडिट रिस्क हाई है कि लो है? जल्दी बोलो। तो सैंपल साइज क्या होनी चाहिए? वेरी गुड। और मटेरियलिटी क्या होनी चाहिए? तो यू कैन कीप हाई। इज इट ऑप्शनल और मैंडेटरी? वेरी गुड। किसके तुमको इतना सवाल है यार? मेरे को तो एक सवाल खाली नहीं जाने दे रहा आप। मैं क्या पूछूं अभी? मुझे बहुत टेंशन आ गया है स्टॉप। अभी तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही पूछने पड़ेंगे लक्ष्य। आ जाओ, थोड़ा आपको चैलेंज जरा देना पड़ेगा तो मजा आएगा। ठीक है, आइए अभी थोड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं। आइए, आर यू देयर? देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है? जो लक्ष्य के अंदर क्वेश्चन है उसी के आसपास आएगा। खास बात बताता हूँ मैं ऑडिट की, 60% पेपर जो होता है ऑडिट का, 60% ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं। रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम एसएम, एमटीपी एंड आरटीपी। फिर भी बच्चे लिखने के बाद क्यों पता है? नंबर, मतलब अभी ऐसे तो कई सारे रीजन, लेकिन नंबर 1 रीजन जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पहला रीजन, सबसे पहले वो सोच लेते कि ये लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को नहीं आएगी। ऐसे तो देखो कॉस्टिंग और जीएसटी भी नहीं आता था, वो कैसे आ रहा है तेरे को? देखो तो डीटी भी नहीं आता है, वो कैसे आ रहा है? अभी प्लीज वो मत बोलिए अभी भी नहीं आ रहा है। ये जो लोगों का सुन के आप बोल रहे हैं ना, उसको आ रहा है, हे समजले आप. हो मैं तो अभी भी नाही आ रहा है. ए तू तर हायस्ट जनरल टेस्टला सांगावं लागतं. त्यांनी पण अभ्यास केला तर त्यांचं नाही उद्यायचं आहे म्हणून सांगावं लागतं असं. उनकी बात पे मत जाओ. पहले आपको बाकी सब्जेक्ट भी ना, तो एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, बच्चे उसको छोड़ देते और फालतू में हाई हाई बनाते, नहीं आएगा ये वो. दूसरी बात है, ये सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ते ही रहते. मतलब भाई क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से इसका पैरामीटर है कि आप उसको लिखते आ रहा है कि नहीं. वो सिर्फ पढ़ते ही रहते, पढ़ते ही रहते, पढ़ते ही रहते, पढ़ते ही रहते. तो सर फिर क्या करने का? एक आधा क्वेश्चन लिख के भी तो देखो. सर मतलब क्या करने का, नहीं समझा? मैं बताता हूँ क्या. अभी हमने क्लास में डिस्कस किया, अभी मैं आपको जो जो पूछूंगा ना क्लास में, ये सब आपको आएगा क्या? और पढ़ने के बाद आप बोलोगे अरे ये तो मेरे को आता है. तो सर ने बताया समझता है, मेरे को भी आता है, प्रॉब्लम किसमें है? अब ये काम आपको खुद को करना है, बराबर? ये काम तो मैं आपके लिए नहीं कर सकता, ये कोई कुछ नहीं कर सकता. तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए. जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ और आपको आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको एक बार घर पे जाके लिख के देखना है. यही ऑडिट का होमवर्क. नया कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं करना. जो हमने डिस्कस किया क्लास में, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर हुए, वही घर पे जाके क्या करने हैं, लिख के देखने के आपको लिखते आ रही. और एक बार आपने लिखना शुरू किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की, धीरे 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 आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आपको सारे वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, टेक्निकल वर्ड्स आपके पास आ जाएगी, और लिखने की प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट लेवल पे लगेगी. तो डेली ऑडिट का होमवर्क मैं बताऊंगा नहीं बार बार, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए क्लास में वही घर पे जाके लिखना. सर लेकिन जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है या जो लक्ष्य की लैंग्वेज है और हमारी लैंग्वेज में फर्क है. सही बात है. जब मैथमेटिक्स सॉल्व किया था तो 1+1 2 से शुरू किया था, और आज आप लोग स्क्वायर रूट तक पहुंच गए हो. आपको वो होमवर्क दिया तो भी निकाल के लाओगे, क्या आता है वो स्क्वायर रूट? ऐसे आता है, ऐसे आता है. ये मैं ये भी दे दूं तो आप निकाल के लाओगे 10 सेकंड में. ऐसे बच्चे अभी को खा. हाँ तो जो भी है निकाल तो लाओगे ना. मेरा कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप ही होता है, एक दिन में एक रात में सब कुछ होने वाला नहीं. तो पहले आप लिखना शुरू कीजिए सिंपल क्वेश्चन का आंसर. आप ऑडिट की डेफिनेशन तो लिखिए घर जाके.
ऑडिट की डेफिनेशन तो लिख के देखिए। अब तीसरा प्रॉब्लम जो आता है, मैं एक बार बता दूं, मैं रोज रोज नहीं बता पाऊंगा ये चीजें क्योंकि हमारे पास दिक्कत है समय की। तो अब तीसरा प्रॉब्लम जो बच्चों का, जब मैं बोलता हूँ लिखो, तो बच्चे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ लिखे। ओके, क्योंकि आपने जो नोटबुक बताई वो तो अच्छी वाली ना, उसमें हम सब ये लिखेंगे तो फिर हमारा मूड चला जाता है पढ़ने का। वेरी वैलिड रीजन, आई हैव वेरी वैलिड रीजन। नहीं तो मेरे साथ भी होता था ना, मैंने सीए इंटर के लिए ऑडिट और लॉ के नोट्स बनाए थे, प्रेसी नोट्स खुद के, तो मैं उसमें नोट्स बनाता था। अब उसमें एक आधा क्वेश्चन मुझे लिखना है तो मेरा दिमाग क्या बोलता था, यार मैं इधर चार्ट बना रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर ही मेरा आंसर घुसेड़ूंगा तो यार नोटबुक का वैल्यू कम हो जाता है कहीं। बराबर है कि अपन अच्छी वाली नोटबुक को प्रैक्टिस नोटबुक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल सॉल्यूशन है, 200 पेज की एक रफ पेज बुक बनो, वो रफ नोटबुक मिसलेनियस नाम रहेगा उसका, हर सब्जेक्ट का जो भी आपको लिखना है उसमें, कॉस्टिंग भी लिखो, टैक्स भी लिखो, डीटी भी लिखो। तो वो बुक जब हाथ में लेते हो ना, आपको ऐसा पाप कर रहे हो ऐसा नहीं लगता, ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स है, तो आप कुछ अलग से उसके हाथ बुरा नहीं कर रहे हो। समझ में आ गई बात, ऐसा ना, ये याद रख, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है और ये बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर? ये ऐसा ना, इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे सर इतना कौन करेगा, बुक जाएगा। सी, सिंपल चीज, इफ यू वांट पीस इन लाइफ ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वॉर, दैट्स इट। जिंदगी में शांतता चाहिए तो हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो तब लड़ना पड़ेगा, ऐसा ना हो जब जहां तक की बात आ जाएगी। इज क्लियर? रोज थोड़ा थोड़ा लड़ोगे तो बात कंट्रोल में नहीं। आगे बात समझ में आई? इज क्लियर और नॉट? तो रोज जाके डेली होमवर्क करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। सर ने बोला है घर पे जाने का पढ़ने, 8 दिन करके देखो। नहीं सर पे भरोसा नहीं है, कुछ भी बोलते हो, ठीक है 8 दिन करके देखो, नहीं लगा आपको तो फिर आगे की बात आगे देखो। क्लियर है? यस। लेकिन वो भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा हूँ, मॉड्यूल भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लिख के भी नहीं देख रहा हूँ, ये भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर में भी टाइम जाता है। इफ यू हैव प्रॉब्लम विद एवरी सॉल्यूशन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आइए। तो अब ये देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब ये खतरनाक स्ट्रेटेजी है इनके सवाल पूछने की। एक फैक्ट है जो बता रहे हैं आप उससे एग्री भी है, क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट है। Choosing appropriate policy in relation to accounting issues is the responsibility of management. Do you agree? Yes. क्योंकि preparation and presentation of FS is the responsibility of management. तो इतना पढ़ने का बच्चा होता है मैं क्या करूं? सवाल नहीं पूछा ना अभी तक, ये तो फैक्ट है, मैं क्या करूं? डू यू एग्री? हाँ, तो मैं क्या करूं? डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्वेश्चन इतना ही है। आई बात समझ? समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल क्वेश्चन इतना ही, डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसी। बंद कर दे, ठीक है। अब देखिए, चूजिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रोल ऑफ ऑडिटर लाइज इन इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पॉलिसी। मतलब हमने, हमारा काम है सर, इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी चूज की है वो सही है या नहीं, ये देखना किसका काम है? ऑडिटर। दूसरी एक खास बात बताओ, ये सब्जेक्ट के एक ही क्वेश्चन के लिए 3 से 4 आंसर लिख सकते हो आप, 3 से 4 आंसर लिख सकते हो एक सब्जेक्ट, एक ही क्वेश्चन के। हाँ, ये खास बात है इस सब्जेक्ट। ये दूसरा रीजन है कि इसमें बच्चे स्कोर क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सोचते कुछ अलग है और आंसर कुछ अलग होता है। तो सर हमारा और उनका मिलाप कैसे होगा? नंबर ऑफ टाइम्स पढ़े, आपको समझ में आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये ऐसा सोचते, इसमें ये ऐसा सोचते, अच्छा इसमें ये ऐसा सोचते, ओके, अरे गेटिंग इट? ऐसा ना सर, पर ये तो गलत है। गलत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब्जेक्टिव है, राइट? मैंने बताया ना आपको, अब तक हमने कितनी जगह सब्जेक्टिव टर्म देख लिया। सैम्पलिंग बताओ क्या फॉर्मूला है? लगेज तुम क्या यूज करने के लिए बोलते हो? मर्टेलिटी का फॉर्मूला बताओ, ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर केस अलग, हर क्लाइंट अलग, रिस्क अलग, सब अलग। और अगर फॉर्मूला होता तो तुम्हारी मेरी जरूरत होती क्या? कोई तो एक इंजीनियर उसका ये बनाता एल्गोरिदम, कोड, और सॉफ्टवेयर में डाल देता और ऑटोमेटिक को बताता कि ये इतना इतना करना। इज क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, क्योंकि फ्रॉड करने वाले भी ह्यूमन है जो सब्जेक्टिव, इसलिए ढूंढने वाला भी ह्यूमन चाहिए जो सब्जेक्टिव। एआई कैन नॉट डिटेक्ट, इसलिए आंसर भी इसका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव। लेकिन बिल्कुल ही सब्जेक्टिव ऐसा नहीं,
20%, 20 to 25% क्वेश्चन जो होते हैं इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो अभी सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है सर, तो हमारी ड्यूटी सर जो हमने बोल भी किया है, इवैल्यूएटिंग सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट। अब ऑडिटर को क्या क्या करना होता है इसके अंदर सर, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो आपको इतना लिखना है सिर्फ। इज इट क्लियर, ऐसा ना, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। मोस्टली जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये 1-2 मार्क के लिए आते हैं, बट क्योंकि अभी हम एक्सक्लूसिव एग्जाम की बात कर रहे हैं इधर एग्जाम, अब क्योंकि अपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन देख रहे थे, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन या इलेबोरेटिव उसको डिस्कस किया है। क्लियर है, आर यू देयर? ये सारे मॉड्यूल क्वेश्चन देख रहे हैं फिलहाल के लिए। इज इट क्लियर? क्योंकि न्यू सिलेबस का कोई भी डेटा इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए लक्ष्य किया मतलब मॉड्यूल किया। फिर भी हमने कोशिश की लक्ष्य के अंदर प्रीवियस ईयर के जो ऐसे टॉपिक जो एक्सक्लूड नहीं हुए, क्या नहीं हुए, उसके जो क्वेश्चन है वो हमने मर्ज किए, प्लस इंस्टीट्यूट की केस स्टडी जो है वो भी इसमें मर्ज कर ली, प्लस मॉक टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें मर्ज कर लिया। मतलब लक्ष्य कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, हो गया पास, जाओ। और सिर्फ घर पे क्या करने की रोज, अरे जोर से बोलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते। तो स्कोप के अंदर क्या क्या आता है जो ऑडिटर का काम है, ऑल एस्पेक्ट्स को चेक करो। उसके बाद में इंफॉर्मेशन कैसी है कि नहीं देखो, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ये चेक करो, और प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है कि नहीं चेक करो। ये किसका काम है भाई, ऑडिटर का। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करना, ऑडिटर का काम है उसे इवेल्युएट करना। तो अपनी जिम्मेदारी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, इवेल्युएट एंड इट्स कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? इसके अलावा स्कोप में भी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सर, उसने सब कुछ चेक किया है क्या, उसका इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी का मेथड क्या है, और प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है या नहीं। ये कौन देखेगा सब, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए ये बहुत वीआईएमपी क्वेश्चन, आपके पास बुक नहीं, आई नो, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, बस जिसको मैं अभी वीआईएमपी कर रहा हूँ, आप आपका जो नोटबुक है, नोटबुक का जो फर्स्ट पेज जहाँ पे आपने हेडिंग दिया है, हाँ मॉड्यूल में है आपके पास, वेरी गुड, आप मॉड्यूल लिख लीजिए। मैं भी मॉड्यूल देख लेता हूँ, चलो तो अवॉइड इट। ये बुक अंडर प्रिंटिंग है, नया फोटो खिंचवाया है, वाइफ ने बोला था नया फोटो खिंचवाओ, मैंने कहा ठीक है। कितना पेज नंबर है, 1.39 है ना, क्या फाइल, हाँ अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखिए ये और एक इनकी क्वेश्चन पूछने की खासियत है, खोल दे पूरा, खोल देना भाई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा ना पढ़ा है ना आपने, योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट हैम्पर अदर्स फ्रीडम, पढ़ा है ना, आर्टिकल 14 to 19। चलिए आगे बढ़ते, और एक स्टाइल इनका क्वेश्चन पूछने का, कोई भी लाइन लिख देते और उसके आगे कोड लगाते। अब आपको वो आंसर पेपर में डिस्कस करना है, तो आप लिख दोगे वी डिस्कस इट विद आवर फ्रेंड्स। तो ये इनकी खासियत है सवाल पूछने। क्या क्वेश्चन है, एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू यू एग्री विद इट? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? क्या आप नॉन फाइनेंशियल भी चेक करते हैं? यस, हम इसमें यस, नॉट ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट वी आल्सो इवैल्यूएट दी assumptions, yes or no, and some non financial information also. Is it clear or not? Rather हम सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते, हम देखते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड सम डेटा व्हिच इज इवन नॉन फाइनेंशियल, जैसे कि मैनेजमेंट का जजमेंट्स, assumptions. Is it clear? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा नहीं कि आपको कन्विंसिंगली लगेगा कि आप बराबर लिखें।
लेकिन ये करेक्ट नहीं। बाल की खाल निकालते कुछ कुछ। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप, देखिए देखिए। ये छोड़ो आप, इधर आ जाओ। इसलिए उसको हमने रेफर नहीं किया, ठीक है। अब इधर देखो, ये ऐसे भी किया है कुछ कुछ जगह, दे पाऊंगे छापने के कष्ट, प्रिंटिंग के कष्ट नहीं किए। There is another set of standards which apply in assurance engagement dealing with subject matter. Such assurance engagements do not include audit or review of historical information. These are known as standard on which engagement? Assurance engagement. For example, assurance engagement relating to examination of prospective financial information. अब इसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि एंट्री का कंट्रोल कैसा है, ऑपरेशन कंट्रोल कैसा है। प्रोस्पेक्टिव के अंदर आप उनके बजट देखते हो, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देखते हो। देखिए जैसे कि नीचे दिया आपको एग्जांपल लिख देना यहाँ पे, बजट्स, prospectus, etc. एक लाइन में इसको लिख सकते हैं आप, अगर लिखना है तो। एक ही मिनट, एक लाइन में इसको लिख सकते हैं आप, वी अल्सो इवेल्युएट, वहां पे लिख दो क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन की जगह पे लिख दो वी अल्सो इवेल्युएट, मतलब ये शॉर्ट में लिख रहे हो। इसको आप ग्रामर ऐड करके पढ़ा कर सकते हो। वी अल्सो इवेल्युएट assumptions, we also evaluate assumptions and internal controls of entity. Assumptions and internal controls of an entity. ये इंफॉर्मेशन क्या है? नॉन फाइनेंशियल। क्या है? बट इस पे भी आप क्या देते हो? एश्योरेंस देते हो ना। और इस एंगेजमेंट को क्या बोला जाता है? और इसके स्टैंडर्ड को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इज इट क्लियर? अरे समझे कि नहीं? बेसिकली ये क्वेश्चन अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाता तो ये पूछा जाता, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट डील्स विथ व्हाट। आगे बात सुनो। तो आप बोलते कि जिसमें हम बजट चेक करते हैं, फोरकास्ट चेक करते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, उनका हम बजट एजम्पशन को इवेल्युएट करते हैं, और एंटिटी के क्या चेक करते हैं? कंट्रोल। इज इट क्लियर? आर यू देयर? यस। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन था। जी हाँ, आपने सोचा सही सोचा है, लेकिन पूरा सही नहीं है। तो ये बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑडिट के अंदर, कि जो हम सोचते हैं और जो इंस्टीट्यूट को चाहिए, ये जो गैप है, ये जितने बार आप पढ़ोगे क्वेश्चन आंसर तभी कम होगा। आप जो सोच रहे हो गलत नहीं है, लेकिन रेलेवेंट नहीं। सी बेसिकली वो बोलना चाहते हैं यहाँ पे क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। तो अलोन व्हाट इज द हिंट? अलोन व्हाट इज द हिंट? हाँ, अलोन व्हाट इज द हिंट? क्या आप नॉन फाइनेंशियल के बारे में भी लिखिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ, कल ठंड लग रही थी। हाँ जी। आप एक पॉइंट बोल सकते हैं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है उसके अंदर रिलेटेड सर्विस नहीं आता, बिकॉज देयर इज नो एश्योरेंस इन रिलेटेड सर्विस। इट इज अ वर्क ऑफ कंपाइलेशन। रिलेटेड सर्विस के अंदर आप क्या एश्योरेंस दे रहे? आप क्या कर रहे? सिर्फ वर्क को कंपाइल कर रहे, इसलिए टेक्निकली वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 3, assurance engagement involves three party relationship. Discuss the meaning of three parties. बोलो जल्दी। और कौन कौन? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
कभी धूप कभी छाव, ऐसा है ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन आ रहा, एक क्वेश्चन चैलेंजिंग, इज इट क्लियर? अब क्या होता है इसमें से पॉजिटिव लेने की, चलो भाई एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, हाँ हाँ तो आ रहा है, एक क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग, ठीक है इसको अपन ठीक से पढ़ेंगे। अब सम पीपल हैव प्रॉब्लम विद एवरी सब्जेक्ट, वो ऐसे जो है यार बहुत डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, नींद नहीं आएगी ये पढ़ने का, नहीं क्या ऐसा बदनाम करके रखते हैं। और ये खोलते कब डायरेक्ट फिर मार्च, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कैसे आएगा, किसी को भी नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं आ रहा, इट्स ओके। और जो बच्चे ने अफवाह पहले होती है ना वो खुद पढ़े करके बैठा है, वो डेंजर है ये, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए, आप सिंपल प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। क्लियर है? अगर आपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, बिलीव कीजिए, ये सब्जेक्ट में आप आराम से एग्जामिनेशन निकालो, ठीक है? चलिए, a chartered accountant is specifically asked to check accounts whether fraud exists. State with reason whether it is an example of reasonable assurance or not. एक वर्ड है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढने के लिए बुलाया, तो ये ऑडिट है क्या? नहीं। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सर ये तो, सॉरी, ऑडिटर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो ऑडिटर है नहीं है, वो ऑडिटर है नहीं। अगर ऑडिटर होता तो रीजनेबल एश्योरेंस देता, बराबर है कि नहीं? रीजनेबल एश्योरेंस में सिर्फ फ्रॉड नहीं ढूंढते घूमता है, क्योंकि फ्रॉड एक साल तक नहीं मिलेगा। क्या करेगा? एक साल तक करेगा। इसीलिए कोर्ट के केसेस कभी खत्म नहीं होते, समझे क्या आपको रीजन? कोर्ट में जब केस जाता है किसी का, कोई ऐसा ना, कोई किडनैपिंग का केस, किडनैपिंग पता है? अपहरण, हाँ क्या, हाँ ओमनी ओमनी। बच्चा डिटेल मत शेयर करो, बच्चा एसओपी शेयर कर रहा है तो उसके ऊपर केस हो गया वो पर्सन पे, तो एक क्लियर कट केस है, तो वो डिफेंस में क्या दे रहा है? नो नो नो, आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन किडनैपिंग, आई वाज जस्ट आस्किंग पीपल टू फोर्सिबली एंटर इनटू द ओमनी, आई वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्राइबिंग द पीपल एंड आस्किंग हिम टू फोर्सिबली सीट इनटू द ओमनी, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड एज किडनैपिंग। इस तरह से जवाब दे रहा है, केस चलता रहा चलता रहा। अब कोर्ट को पता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, लोगों को पता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे फ्रॉड है। अब ये फ्रॉड का जब तक रिजल्ट नहीं निकलता, केस का जब तक रिजल्ट नहीं निकलता, तब तक उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ऐसा चक्कर है आप। लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है, ऑडिट टाइम बाउंड है, 30 के पहले एजीएम लेनी है, तो ऑडिट ताउम्र निरंतर चिरकालीन पीरियड तक चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है क्या? उसका लिमिट होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? बोलो जल्दी। इसलिए ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड। ये एक वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हाँ पता है। तो डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू व्हिच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया ऑडिटर की? इनहेरेंट लिमिटेशन। अब इनहेरेंट लिमिटेशन को बच्चे याद करके जाते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, याद है क्या? उसको मेमोरी टेक्निक बना के क्या ऐसा NNF ऐसा कुछ तो करके जाते हैं। अब वो उसके अंदर के सवाल पूछ रहे, अब बच्चा यहाँ पे भी वो पांचों लिख के आएगा, उन्होंने उसके अंदर की एक बात पूछी, सही है कि नहीं? देखो अगर आपको दिख रहा होगा, ऑडिटर का काम ही ऐसा है कि उसके ऊपर कौन सी लिमिटेशन है? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। इसलिए ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि उसने फ्रॉड डिटेक्ट किया या नहीं। इज इट क्लियर? दूसरा रीजन है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड विच इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कैसे लोग हैं? डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपुलस। अभी ये कितने मार्क को आया इस पे? अगर ये क्वेश्चन आया 6 मार्क को, जो इम्पॉसिबल है, देखिए बाकी सब्जेक्ट भी एक दूसरे को धक्का दे रहे, चैप्टर्स आम्हाला पण दे, आम्हाला पण दे। एक तो 44 के तो ये हो गए एमसीक्यू, 30 के एमसीक्यू, 14 के करेक्ट इनकरेक्ट, उसको अपन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बोले एक तरह से, सही है कि नहीं? अब बचा है 56 में एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे, हमें भी आना है, गलत में तो भी आना है हमें। तो 6 मार्क को ऐसे क्वेश्चन तो आने से रहे, तो ये क्वेश्चन आगे क्या आएगा? 2 या 3 की, तो 3 मार्क को आएगा, तो आपको एक ही पॉइंट जो आपने बोला वैसे लिखना, और वो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरी स्टोरी है, एक कंपनी है, उन्होंने बड़ी मेहनत से कंपनी बनाई, उसको ऑडिटर जो बड़े मेहनत से ऑडिटर बना, और फिर आगे वो कहानी चलते, तो आखिरी कहानी खत्म होने तक बच्चे भूल जाते कि हुआ क्या था भाई, क्या है। इसलिए मैंने बच्चों को हिंट दी कि केस स्टडी आए ना तो पहले लास्ट लाइन पढ़ो, केस स्टडी पहले क्या पढ़ो? लास्ट, फिर वापस केस स्टडी पढ़ो, तो आपको पता होता है कि आपने को लिखना क्या है और किस एंगल से केस स्टडी को
पढ़ने में। ये क्वेश्चन आता है तो आपको आपके सीधे पॉइंट पे आना है, भैया ऐसा है कि ऑडिटर की लिमिटेशन है और मैनेजमेंट भी बदमाश, एक लाइन में, सही है कि नहीं? इसी को आप घुमा फिरा के लिख सकते हो डिटेल में, एक्टिव वॉइस का थोड़ा सा, पैसिव वॉइस का, करेक्ट है। लेकिन कीवर्ड से अपनी लिमिटेशन है अपने पास। कौन सी लिमिटेशन है, जल्दी बोलो, अरे बोलो। प्रैक्टिकल एंड लीगल। व्हाट इज प्रैक्टिकल लिमिटेशन, व्हाट इज लीगल लिमिटेशन, हम दोनों देख चुके हैं, बराबर। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है सैम्पलिंग वाली, लीगल है क्या आप एक लेवल के आगे जाके मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? कोर्ट की तरह आप समन्स नहीं कर सकते किसी को। डू यू एग्री विद दिस? अरे बोलो भाई। इनवैलिड ऑडिट एविडेंस हो जाता है, इन्होंने पूरा वो छाप दिया है। अच्छा, इंस्टीट्यूट के कुछ कुछ आंसर्स आप देखोगे ना, आरटीपी एमटीपी के, तो उन्होंने क्या किया, पूरा पैराग्राफ छाप दिया है और बोलते हैं इसमें संजीवनी बूटी ढूंढ लो, कहीं तो होगा, देखो पूरा पैराग्राफ छाप दिया है, पूरा पैराग्राफ, इसमें कहीं तो जवाब होगा, देख लेना। इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन का अगर आप सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो 4 मार्क के, 4 मार्क के आप लिए आप इतना लिख सकते हो? ये आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा है, अगर आप लिखने के लिए बैठो तो आपका 1.25 पेज लगेगा नोटबुक। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल वैसे भी नहीं। तो ये चीज समझनी होगी आपको कि जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर देखो तो उसको देख के आप डिमोटिवेट नहीं होना कि इतना मैं कैसे याद करूंगा। बेटा तू इससे आधा भी याद नहीं कर सकता, इतना छोड़ दे, देखो सिर्फ कीवर्ड याद रखो। क्या याद रखने? और जो तुम घर पे जाके वो जो 200 पेज की नोटबुक पे लिखने वाले हो ना, रफ पे, उस पे भी सिर्फ क्या लिखना है आपको? कीवर्ड। और धीरे 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 फिर कीवर्ड से सेंटेंस बनाना शुरू कर। जैसे आप घर पे जाके ये क्वेश्चन का आपने क्या लिखना है जवाब पता? यस, ऑडिटर हैज इट्स प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन एंड मैनेजमेंट इज डिसऑनेस्ट। इतना भी आपने लिखा ना घर जाके तो भी चलेगा, मैं आपके साथ हूं। आज कल लिखोगे आप, an auditor while conducting an audit has to face legal, practical and legal limitation, कल आप ये लिखोगे, फिर परसों आप ये लिखोगे, during the course he has to face the management which includes dishonest people। इस अनस्क्रूपुलस को लगे तीसरा सेंटेंस अलग अलग ले लो, एक में को लिखना, समझ रहे क्या? अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज अ स्किल व्हिच यू हैव टू लर्न। रिमेंबर द कीवर्ड, ऐड ग्रामर, सेंटेंस तैयार। क्या करेंगे? रिमेंबर व्हाट? कीवर्ड, ऐड व्हाट? ग्रामर। यही बात समझ, यही एक तरीका है इस सब्जेक्ट को लिखने का। अदरवाइज याद करके तो आप भूल जाओ, कभी लिख पाओगे, क्योंकि याद ही नहीं करेगा पाएगा, कितना याद करोगे? इज इट क्लियर? चलो ये पढ़ो, ये रुको एक मिनट, ये ऐसे का क्वेश्चन है। अभी आपको जवाब पता है लेकिन जवाब किसका है वो नहीं पता, मतलब ये ऐसे 200 का है, वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। यस, हाँ जी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अपने ऑडिट का, बोलो जल्दी। टू ऑब्टेन विच एश्योरेंस दैट एफएसआर, इज इट क्लियर? अब ये तो मॉड्यूल में लिखा है, लेकिन आप पूछोगे कि कौन से लॉ में लिखा है, तो ये लिखा गया है जो लॉ में, उसका नाम है क्या? एसे 200। क्या नाम है उसका? एसे। तो एसे 200 ने लिखा है, तो सर हम ऐसे कब देखेंगे? ये हम देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर में जो आ रहा है, इसमें ऐसे 200, 210, 220 देखेंगे। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ये आपने देख चुके ऑलरेडी। Person conducting audit should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody। फिर से अगेन वही क्वेश्चन, ये तो फैक्ट है। हाँ सर लेनी चाहिए क्या? हाँ तो एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग, स्टेटिंग क्लियरली मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिट का मीनिंग बताओ और उसके साथ साथ ऊपर की लाइन का मतलब हमें अच्छे से समझाओ। क्या आपने ये टेक केयर करनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को भी क्या नहीं करे मेरे भाई, मिसलीड। डू यू एग्री? टेक केयर करोगे? कैसे करोगे? तो पहले ऑडिट की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन बोलो जल्दी। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ वेदर irrespective of with a view to express and, हो गया हमारा यार, यस नो। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमने मॉड्यूल के अंदर आ जाइए। अभी आप देखिए तो मिलता है क्या आपको कुछ? आप बताएंगे मुझे मॉड्यूल का पेज नंबर, मॉड्यूल का पेज नंबर जहाँ पे ये लिखा है, देखो हम
3.268 6 1.6 पे आएंगे। दिख रहा है आपको? देखिए, ये सब करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, याद आएगा? यस नो? 6 पॉइंट इधर है और 6 पॉइंट इधर है, दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? एक आधा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। क्यों मॉड्यूल पढ़ रहे, समझा क्या आपको? यस नो? देखिए, अकाउंट्स हैज बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू एंट्रीज अंडरलाइन। एंट्रीज जो है उसके लिए एविडेंस है, बराबर है, कुछ भी अपने को ओमिट नहीं करना है, इंफॉर्मेशन क्लियर है, सब कुछ डिस्क्लोज किया है, एएस को फॉलो किया, और पिक्चर कैसा है? इज क्लियर? आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये बहुत पुराने जमाने में आते थे, ये छूट गया, कोविड के पहले का जमाना था, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। रीजन भी, इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये अखिल भारतीय रट्टा महासंघ जो है, ऐसा ना, उससे प्रेरित क्वेश्चन हुआ करते थे। अब केस स्टडी वाला सिनेरियो आ चुका है। कौन सा सिनेरियो आ गया है? अब क्वेश्चन क्या आता है? क्या एक ऑडिटर है, वो बोल रहा है कि मुझे रिपोर्ट क्वालिफाई करना है, बट मैं रीजन नहीं दूंगा। बताइए आप क्या करेंगे? आई बात समझ? इज इट क्लियर? तो आपको बोलना है कि नहीं भाई, ऑडिटर ने ये एश्योर करना चाहिए कि जब भी वो कोई पॉइंट को क्वालिफाई करे तो वो इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, और उसको रीजन भी देना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों क्लियर है या क्यों क्लियर नहीं। इज इट क्लियर? अरे बोलो भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आते हैं, लेकिन ठीक है, याद रखना, मतलब अगर मॉड्यूल पढ़ लिया आपने तो लगभग आपके सभी पार्ट क्या हो जाते हैं दोस्तों, कवर हो जाते हैं। ओहो, एकदम खतरनाक है, देखो तो क्या है जाए, फैक्ट है। हाँ? पहले तो आप लास्ट पॉइंट पढ़ो, मैंने क्या सिखाया आपको, पहले क्या पढ़ने का ऑडिट में? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या है? लास्ट पॉइंट मतलब फुल स्टॉप के पहले बाद में का फुल स्टॉप, ये पहला फुल स्टॉप, ये दूसरा फुल स्टॉप, इसके बीच में क्या लिखा है? एक्सप्लेन। तो अब आप जो भी पढ़ने वाले हो आपको क्या करना है? एक्सप्लेन। अब पढ़ते क्या है? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिस्क टू जीरो and therefore cannot obtain absolute assurance that FAs are free from MMS due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of an audit. एग्री के नहीं? क्या करो अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, क्या एक्सप्लेन करना है? व्हाट आर दी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, सर ये तो गलत है, हमें कैसे समझेगा? इसलिए लक्ष्य पढ़ना है। तो ये पढ़ने के बाद आप समझ में आया ना तुमको कैसे पूछते, तो नाउ यू आर रेडी फॉर दैट। समझ में आया? 2 बार जिसने लक्ष्य पढ़ लिया, 2 बार, और इसके लक्ष्य के 75% क्वेश्चन भी अगर आपने लिख के कर लिए ना, आप 70+ स्कोर करेंगे, और ये मेरी गारंटी। लेकिन होता क्या है, ग्रुप 2 आते आते ना बच्चों जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी, बस रजनीकांत की आत्मा आ जाए। रोबो वाली, रोबो याद है ना? हाँ, वो ऐसे ऐसे करता है, पहला वाला ऐश्वर्या वाला रोबो, चिट्टी, उसका नाम नहीं याद आ रहा था मुझे, चिट्टी, हाँ जी, चिट्टी वाला। तो ऐसा कुछ हो जाए बस, किसी भी तरीके से मजा आ जाएगा। क्या होगा? फटाफट फटाफट, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए क्या क्या रिस्क है सर। पहला है नेचर ऑफ विच रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ विच प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर। टाइमलीनेस एंड अदर मैटर। ये जो जवाब, ये पुराने सिलेबस वाला जवाब है, ये अभी चेंज हो चुका है, ये इन्होंने आंसर भी पुराना वाला ही है, क्योंकि क्वेश्चन पुराना वाला है। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर 2 और लिमिटेशन ऐड हो गई है। एक जो आपने फ्यूचर इवेंट्स देखा होगा, याद है ना आपको? यस और नो? और ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, अब ये और ऐड हो चुकी है। सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई। एक नया क्वेश्चन लेते हैं कुछ हटके। डीएफ कंपनी, ये देखिए, ये परफेक्ट एग्जांपल है।
एग्जाम क्वेश्चन का। अब मैंने क्या सिखाया आपको, केस स्टडी है तो पहले क्या पढ़ने का, लास्ट का फुल स्टॉप किधर है, इधर, उसके बाद में का फुल स्टॉप किधर है, इधर, उसके बीच में क्या लिखा है, तो आपने जो भी पढ़ने वाले उस पर क्या करना है आपको, कमेंट। डोंट कमेंट प्लीज, ये नहीं लिख सकते आप, कमेंट तो करना है। अब कमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या लगता है। अब जब मैं ये सवाल पूछता हूँ वेरी वेरी लॉजिकल, जब ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ही सब्जेक्टिविटी छुपी है। ये केस स्टडी में तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, तीनों का ओपिनियन अलग ही होना ही चाहिए। एक कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं लॉजिक। बट कम से कम तुम्हारा जो इवेल्युएशन है वो एक होना चाहिए, भले जजमेंट लो। इज इट क्लियर और नॉट, इवेल्युएशन एक होना चाहिए। तो तुम किस थर्ड लाइन के प्रोसेस पे सोचते हो, ये इंस्टीट्यूट देखना चाहता है। तो आइए, कमेंट वाला क्वेश्चन है, अब पढ़ते क्या बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट। बेटा ऑनलाइन जितने भी बच्चे, बेटा जागो, ठीक है, यस, अलर्ट रहना। अगर मेरे साथ है तो थम कर दो, ठीक है, यस, बहुत अच्छे। इसी दिन को मेहनत करने के लिए सीए कर रहे थे हम, ठीक है, यस, इसी दिन पे मेहनत करने के लिए। अगर आपने प्राउड एंजॉय किया है बीइंग अ सीए स्टूडेंट, तो आज उसकी कीमत चुकाइए, ठीक है, यस, और आज जागे रहिए, ठीक है। DF and company successfully carried out the audit of Sri Garments for year 15-16। हाँ, तो after completion there were found MMS due to fraud in FS which were not noticed and reported by auditor। oh, क्या होने वाला आगे, blame game किस पे आएगा, management alleges that it is a failure on the part of auditor। ऑडिटर पे इल्जाम लगाए कि वो भी फ्रॉड में शामिल है, क्या करेगा अगर ऑडिट डॉक्यूमेंट थोड़ी इज्जत देंगे, थोड़ी इज्जत देंगे प्लीज। प्लीज टेल, फ्रेम योर आंसर इन इंग्लिश, जो जो आपको लग रहा है, जो भी बोलना है आपको इंग्लिश में बोलिए। देखिए मेरी इतनी फ्लुएंट नहीं रही तो भी चले। ट्राई टू फ्रेम व्हाट यू वांट। Sorry, he cannot reduce the auditor's zero. If in the scenario where the auditor has conducted the audit negligently, then he shall be responsible on investigation if proper audit documents are not found. Proper audit documentation is found, then he will not be responsible. Proper audit documentation as to what? But as to the fact that he has conducted audit in accordance with क्या लिखना चाहिए, ऐसे थोड़ा एंटर करो ना उसमें, ऐसे as per standards, knowledge, skill, judgment, experience, ऐसा ना इन सबके साथ अगर ऑडिट किया है, if he has conducted audit using his knowledge, skills, standards, institutes, guidelines, rules, regulation, and is able to substantiate it along with what, documentation, then yes or no, no one can allege him, yes. And also we have to remember or keep this fact in mind that an auditor uses which method, sampling, which itself includes a risk that something may left अनडिटेक्टेड, समथिंग में लेफ्ट, यस ना। ये दो पैरा आनी चाहिए जब भी ऑडिटर पे इल्जाम वाला क्वेश्चन आए, सवाल आए, तो ये दो पॉइंट डालने। पहला तो क्या भाई सैम्पलिंग कर रहे सब कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट तो है ना, कागज तो है ना हमारे पास कि हमने ऑडिट ठीक से किया है। ये दो पैरा डालने समझ में आया। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक में और छापेंगे ऐसा स्टैंडर्ड। क्लियर है। देखिए अभी, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट देयर इज एन व्हिच रिस्क, क्या नाम दिया अपने कमियों को, सॉरी अपने अपने कामों को क्या नाम दिया है, अनअवॉइडेबल, दैट समथिंग मे लेफ्ट अनडिटेक्टेड, कुछ एमएमएस रह जाएगी। एग्रीड। इवन द ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड accordingly subsequent discovery of MMS resulting from fraud does not itself indicate a failure on the part of an auditor, or not for justification of auditor
टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। अब ये ऑडिट एविडेंस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी आया है। परसुएसिव ये वर्ड का मतलब होता है कंक्लूजन। क्या होता है याद रखना, ये एक्चुअली ऑडिट एविडेंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी ये हम एग्जाम क्वेश्चन देख रहे हैं, या ऐसा समझ लो आप एसएम क्वेश्चन से, तो एग्जाम के लेवल का, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है। तो परसुएसिव का मतलब क्या होगा, कंक्लूजन। तो ऐसी बात नहीं है कि सर हम हर एविडेंस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम कौन सी रिस्क कैरी कर रहे हैं, अनअवॉइडेबल रिस्क। और अनअवॉइडेबल रिस्क में कुछ ना कुछ क्या रह जाएगा, अनडिटेक्टेड। क्या रहेगा, अनडिटेक्टेड। Whether the auditor has performed an audit in accordance with SS is determined by the audit procedures performed in the circumstances. The sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained as a result thereof and suitability of auditor's report based on evaluation that evidence in light of the overall objectives of the auditor. ये आपने नहीं भी लिखा लेटर ऑन वाला पैरा तो भी चलेगा, ये लास्ट वाले दो लाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है एक रिस्क वाला पैरा और एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको लिखने ही लिखने। इज इट क्लियर, यस और नो? पहला क्या क्या अनअवॉइडेबल रिस्क है, कौन सी रिस्क है, कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ तो रहेगा। और दूसरा क्या, इवन इफ ही हैज कंडक्टेड ऑडिट ही हैज टू डॉक्यूमेंट हिज ऑडिट प्रोसीजर्स इन अ वे दैट नो वन कैन ब्लेम हिम लेटर ऑन। सिंपल लैंग्वेज में, मुश्किल लैंग्वेज में, if even if charge of negligence is brought against an auditor in the future. Are you there? Yes or no? अरे बोलो भाई। अब ये लिखते वक्त या ये पढ़ते वक्त आपको कई सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो नए, इनकी आदत डालो। जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगे अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे डालो, ठीक है? यस, 90% मैं व्हाट्सएप की क्वेरीज का रिप्लाई देता हूँ। 10% वो होती है जो कभी कभी मेरे हाथ में, 5% ऐसी जो रह जाती मेरे से, 5% हो सकती है जो मेरे कंट्रोल के बाहर, जैसे कि कल का शेड्यूल वगैरह इस तरह की, मतलब इज क्लियर, ऐसा ना? तो 90% में कोशिश करूंगा आप जो भी वर्ड आपको लगे पढ़ते वक्त अंडरलाइन करके मुझे भेजिए, ठीक है? सर देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑडिट एविडेंस। हाँ सर बिल्कुल है, जो हम देख चुके हैं ऑब्वियसली, कि इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑडिटर, और हम सैम्पलिंग करते हैं, इसलिए सब कुछ मिलेगा नहीं। आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था रिलेशनशिप वाला, इंटरडिसिप्लिनरी, बाकी फील्ड के साथ रिलेशन है अपना, याद है ना? ऐसा ना, अरे याद है कि नहीं, लॉ अकाउंट्स एफएम टैग, वो बच्चे उसको याद करते नहीं कि एलएमटी एलएमएल, ये वो ऐसा सब मेमोरी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब क्या डिस्कस करें हम इसमें? यस, दिस सेंटेंस इज राइट। मैं क्या लिखूं, हाँ सब भूषण सर हमारे मित्र है, वो लॉ पढ़ाते हैं, मैं ऑडिट पढ़ाता, ये लिखे, ये लिखे। इज इट क्लियर? अब समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है एग्जाम में? आप क्या याद करके जा रहे हैं, या किसको याद करने के बाद आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है? समझ में आया? और एग्जाम में क्या पूछ रहे थे, एग्जाम में क्या चल रहा है, अलग अलग ही लेवल पे एग्जाम में सवाल जवाब चल रहे हैं। और क्या बोला देखो, अभी रिलेशनशिप अब वैसे देखा जाए तो क्या है, a person who is not having proper knowledge of law cannot conduct an audit. He has to be equipped with all the required statutes and applicable to the entity and accordingly should go for the audit. इतना लिखना है अपने को। इसको देखो इन्होंने क्या बारी बारी लिखा, तो आपको नई नई चीजें भी इधर लर्निंग रहेगी कि अभी मेरे को जो आता है उसी को घुमा फिरा के कैसे लिखने हैं, खींच खींच के, एक लर्निंग में रहेगा। देखिए, a relationship between audit and law is very close one। उसी लाइन को रिपीट कर दिया। यस, इसको और भी आप ध्यान से कर, यस दिस सेंटेंस इज करेक्ट, द रिलेशनशिप इज वेरी क्लोज, फुल स्टॉप। ऑडिटिंग इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन from the viewpoint of whether or not these have been properly entered into. It necessitates that he should have good knowledge of business laws. He should be familiar with all the example दे दो। Knowledge of tax law is also very important. तो पहले किसका ज्ञान दिया, फिर किसका ज्ञान दिया? Yes. In analyzing the impact of various transactions, particularly from accounting aspect, auditor should also have knowledge of indirect. कुछ नहीं किया, पहले ज्ञान दे दिया, फिर बोला बिजनेस लॉ, टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ। इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य, मैंडेटरी, अनअवॉइडेबल। ये वर्ड मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जब मैं एडजर्नमेंट लेता हूँ किसी क्लाइंट। एडजर्नमेंट मतलब हमको अभी 2 जनवरी को बुलाया मुझे जीएसटी की अपील, हियरिंग है मेरी, अपील में गए हम एज यूजुअल, तो मतलब
अरे मतलब जहाँ पे ऑर्डर नेगेटिव उधर पैसा थोड़ी भरेंगे, किधर जाएंगे? तो 2 जनवरी में अपील है हमारा जीएसटी का, अभी मैटर है, ठीक है, 71 लाख का मैटर है, 16/4 का इशू है। 16/4 मतलब अवेलिंग आईटीसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट टू अवेल द सेम। याद है क्या? याद है कि नहीं? हाँ वही अपने बच्चे भूलना नहीं, याद है कि नहीं? वेरी गुड। चलो तो 16/4 के अंदर अपील में 2 जनवरी को, अब 6 जनवरी को मेरे सिस्टर की शादी है, लगे एडजमेंट बनाया आज ही बना गया, ड्यू टू सम inevitable inevitable emergency we are unable to attend the same. Kindly provide us any date at your end, at your convenience after 10th January. कई बार मेरे को तो डर है, ऑफिसर पूछते हर केस बार इनएविटेबल कैसे होता है सर? उसमें हमारा नाम भी आता है ना, थ्रू द नेम ऑफ द क्लाइंट, ऐसा ना, टू द डिप्टी कमिश्नर, नेम ऑफ द क्लाइंट थ्रू गालिब मिलर। तो मैं पूछना हेलो सर, मैं बोलूं अरे सर वो नहीं पॉसिबल होगा, नहीं नहीं वो ठीक है आपका एडजमेंट ग्रांटेड है, दर वेळेस तुमसे इनएविटेबल काय राहतं मला ते समजून घ्यायचं। तो ये वर्ड बड़ा यूज है हमारे ऑफिस में। ये एक पुराने सिलेबस का क्वेश्चन था, लॉर्ड जस्टिस लाइनली इन द कोर्स फेमस केस ऑफ लंदन जनरल बैंक, अभी आपके सिलेबस से निकल गया, आपने नहीं पढ़ा तो भी चले। देखिए अभी देखिए, हाँ इसका जवाब है क्या, पैराग्राफ है, देखिए आप, ये दिख रहा है आपको? ऐसा बच्चों के इमोशन के साथ खेला जाता है, उन्हें ये दिखा के डराया डराया जाता है, और एग्जाम के सजेस्टेड होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, उसमें ये नए क्वेश्चन आते हैं ऐसे, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन का यूज करते हैं सोने के लिए। यार मेरे को 3 दिन हो गए नींद ही नहीं आ रही, एक क्वेश्चन दो, ऐसा करते हैं बच्चे, ठीक है ये नहीं करना। चलिए देखिए, the auditor is expected to and can reduce your audit risk to zero, करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट कर सकता है क्यों कभी, क्योंकि वो कौन सा एश्योरेंस दे रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, और रीजनेबल एश्योरेंस में कभी भी वो ऑडिट रिस्क क्या नहीं कर सकता मेरे भाई, कभी भी। डू यू एग्री? ठीक है, चलिए अभी कुछ नोटबुक में लिखा जाए, फिर हम थोड़ा सा और इसको करेंगे। आइए, ओके, चलो चलो चलो, कितने लोग आपके क्लास में से एमएस खेल रहे हो वैसे, आपके बैच में से? अच्छा सम गर्ल्स आल्सो आते हैं तो, चलो शंतनु भी तो है, शंतनु नहीं, इनने इनने किसकी टीम में थे? बोलोगे, मैं बोलूं बात करूंगे, है ना? कोई बात नहीं। ठीक है ओके, चलिए कोई बात नहीं, मेरे भी टीम में 2 बच्चे हैं अपने क्लास, यस। उन दोनों ने बोला है कि सर आप बाहर बैठो, नहीं नहीं बहुत अच्छे बच्चे, कहाँ तक लिखा बेटा बताना, इन्फॉर्मेशन है, लेवल ऑफ एश्योरेंस हो गया ना, अभी सीधा स्टैंडर्ड्स पे आते हैं, स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड की बात करेंगे आज। आर यू रेडी?
हो जाएगा बात। चलो लिखेंगे इसे, फटाफट लिखें। इसके नीचे भी थोड़ा थोड़ा लिखना है, इसलिए आप क्या करना है, इसे लैंडस्केप करो। कोई बात नहीं, नहीं सुन लो, सुन लो सुन लो, क्या 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 लिखना है फिर मैं वो लिख देता हूँ। अब प्रेशर मेरे पे ज्यादा है। बस इतना ही लिखना है बस। इसका निकाल लो, फोटो निकाल लो। ठीक आहे, आता काय तुम्ही सांगताय, दिस क्लॅरिटी नाही। चलो हो गया। चलो चलो हाँ, तुम्ही काही बोललेलो नाहीच ना, तुम्हा लोकांना अडचण होत असेल, मला काय अडचण नाही। वो इंसान उस बोर्ड के पास चला, ऐसे काम पे लगाते ना, ए उसको 2 पे कर, 3 ए -1 पे कर, ऐसा काम पे लगाते ना। कोई रेगुलेटर के पास गया है, ए वो ऑफ है उसको बंद करना। कुछ भी कैसी तकलीफ देने की। कल तो ठंड लग रही थी, आज गर्मी हो रही, पता नहीं क्या। चलिए हो गया क्या? एमएसपी
बहुत बहुत सामने हो। उसने कम से कम 100 लोगों को बोल के रखा है देखने के लिए आओ, और तो ऐसे बोल रहा है। चलिए, चलो हो गया क्या? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आप सीए फाइनल में कितना पढ़ेंगे? सीए फाइनल में कितना पढ़ेंगे आप? कितना पढ़ोगे आप? क्या लग रहा है आप कितना पढ़ोगे? ऐसे 4410 तक सब मिला के कितने होंगे पता है क्या? 50 प्लस अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे बस। ऐसा नो, अब मुझे डर लग रहा है ये हायर परचेज के लिए। चलिए नहीं मेरे भाई, मेरा मेडिक्लेम भी। चलिए लिख लिया आपने? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक लिख दीजिए। बड़ी खुशी होगी ये लिखते हुए आपको। जितना मैंने पढ़ा है और जितना डिस्कस किया इतने क्वेश्चन है, इसके ऊपर नहीं। उसके अंदर ये नहीं पूछेंगे कि 2400 में बताइए आप क्या करोगे, 4410 में क्या होता है, ये सब नहीं पूछा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब हम एसएस की बात करेंगे और एसएस को समझते आइए। थोड़ा एसएस का एक चार्ट बना देते हैं। हेडिंग देंगे आप स्टैंडर्ड्स का नॉलेज। प्लीज डोंट राइट। There is lot of scope in 400 series. Lot of scope in 400 series now. इधर बेटा 402 है सर सीरियल नंबर 1 में लिखा है। अच्छा अच्छा, ओ ऐसा है। सॉरी सॉरी मैंने मैं सब बताता हूँ। सबसे बड़ी सीरीज है ये।
तो देखिए आपका इंटर का जो जर्नी है, उठ जाओ खत्म हो गए। देखो 9 + 4 13 + 2 15 15 + 11 26 + 3 29 + 6 मात्र वो 701 बढ़ गया। 700 से 701 हमें इससे जल्दी पास हो जाए, बढ़ रहे हैं। मात्र 35 स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने याद करने, ये बाहर हट हो जाएगी आपको बाद टाइम में फिर फिनिश द सिलेबस। ठीक है, ये मेरी गारंटी तुमको। ठीक है, और बाद में अपन इंटरप्ले करेंगे। तो मैं कुछ भी पूछूंगा ना, अरे ऐसा सर 570 के अंदर लिखा है, सर 580 में लिखा है। अरे तो बात तो सुन रहे, सॉरी सर 250 में से 260 में से हम कम्युनिकेट करेंगे। इज क्लियर? तो ये हम देखेंगे। तो आप पहले आप इसको लिख लो आप पहले, फिर ये 200 to 290 हम क्या कहते हैं इसका हम एक छोटा सा बाद में अलग से लिखा लेंगे, चार्ट बना लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो हाँ फोटो भेजता हूँ, लिंक इसकी क्लिक। हाँ अच्छा अच्छा, ये पकड़ गया। क्या है तुम लोगों को ऑकवर्ड लगना चाहिए इसलिए बोलता हूँ, नहीं मैं आ जाओगे ना। चलो चलो चलो, काय चालू आहे? फार इच्छा उत्सुकता फार आहे. और 300 की स्टैंडर्ड्स है, मल्टीपल
चलो 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 आयुष्यात माणसाने पुढे जात आहे अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवायला हवा. जेणेकरून प्रगती होत असते. योग्य दिशा आणि दशा माणसाची ठरवत असतो. चला जाऊयात. हाँ जी पार्टी यस लेट्स पार्टी ऑन 29, 30, 31. सभी लोगों को 29, 30, 31 के दिन ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक रुकना है. विश्वास 29 को क्लास की डिटेल्स जो है वो मदद से देंगे. 800 रुपए रिफंड जो है बेटा जो नंबर पे मारे उससे. चलिए नहीं तीनों दिन मिलेगा आपको. हाँ चलिए ओके. अभी एक क्वेश्चन है प्लीज. एक क्वेश्चन है कि सर ये 200 है तो ये 200 में के 10 कहाँ गए, बीच में के 9 कहाँ गए, मतलब यहाँ के कहाँ गए, यहाँ के कहाँ गए. ये 300 में से ये 15 कहाँ है, ये 402 है तो 401 का है. इसो की तो सारीला वैको इसो के इसो रेवे के. ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिलों में आ रहे हैं. और ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कहाँ से भागते थे. इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो बीच बीच में इंस्टीट्यूट ने क्या लॉजिक अपनाया है वो मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है देखिए ये तो आपको दिख रहे बाजू बाजू. इसकी सराहना इसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे आप, कुछ तो रीजन है ना. पर ये क्यों फिर बराबर है ना. समझिए रीजन क्या है. 500 की सीरीज जो है इस सीरीज को बोला जाता है ऑडिट एविडेंस. हम लिखेंगे ये 2 मिनट. 500 के बाद में 501 आया, फिर बाद में 505 आया. ऐसा क्यों, देखिए इसका नाम है ऑडिट एविडेंस. क्या नाम है इसका? नाम है ऑडिट एविडेंस एडिशनल कंसिडरेशन. कौन सा कंसिडरेशन? 505 का नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन. कौन सा कंफर्मेशन? अब हुआ क्या, इनका कहना है कि किसी को अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो 500 पे आ जाओ. अगर तुमने 500 की सीरीज के हिसाब से काम किया तो तुम्हारा ऑडिट एविडेंस का काम हो गया. ओके फिर ये 501 नहीं था, पहले 505 था. 501 बाद में आया. मतलब जब मैं इंटर में था तो 501 नहीं था, 505 था. ये 505 था. 505 क्या बोलता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे ऑब्टेन करने का. तो अब 500 बोलता है ऑडिट एविडेंस मतलब क्या, 505 बोलता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे ऑब्टेन करने का.
तो बीच में एक 5 का गैप क्यों रखा था? कल जाके हमें लगा कि ऑडिट एविडेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बनाना है, तो अगर 500 के बाद में हमने सीधा एक दूसरा ऐसे बना दिया, तीसरा ऐसे बना दिया, चौथा बना दिया, तो फिर ऑडिट एविडेंस का जो ऐसे ये यहाँ पे नीचे के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड वाला। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो। इस चीज को, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, ग्लोबली जो इंस्टीट्यूट, मतलब ग्लोबली जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि हम, जी हाँ, हम जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसमें रेलेवेंसी के हिसाब से हम स्पेस रख के स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो अब कल जाके हमको 500 से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड लाना है, जो कि हुआ। इन्होंने थोड़े दिन में क्या इंट्रोड्यूस किया? 501। और 501 का नाम रखा ऑडिट एविडेंस एडिशनल कंसिडरेशन। इसमें 3 पॉइंट अलग से आपको ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ाए, हर जगह इन्होंने ऐसे किया। अब पहले 200 जो है वो क्वालिटी के लिए इन्होंने रिजर्व रखे, क्या हमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कुछ बात करनी तो हम वहां पे बात करेंगे। इसे क्लियर? तो शुरुआती 200 से हुई। अब आप सोचते हो कि इतने स्टैंडर्ड ऑडिट करें कि स्टैंडर्ड पढ़े? ऐसा ना, उसका रीजन है कि वो बाय द टाइम टाइम टू टाइम इशू करेंगे, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी दुनिया में। बट मुझे लगता नहीं अभी गैप फील होगा, क्योंकि क्या हुआ, अब प्रोफेशन वाइज भी स्टैंडर्ड बनने लग गए। जैसे अभी सीए इंट्रोड्यूस हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, इसको सीए बोलते हैं सब लोग। SIA एक्चुअली वो है, लेकिन ऐसा नाम गिर गया, कुछ भी रख देते नाम। तो प्रोफेशनल लोग भी होते हैं, CA1, CA2, SIA1, SIA2, ऐसा ना। इज इट क्लियर? आर यू देयर? तो अब वो आ गए फॉरेंसिक के, अलग बोल रहे हैं लोग, फॉरेंसिक के हम हमारे अलग इशू करेंगे, साइबर वाले बोल रहे हैं हम हमारा करेंगे। अब जब सब प्रोफेशन वाइज अलग हो गए तो गैप फील होना बहुत मुश्किल। इतने स्टैंडर्ड इशू करने की जरूरत कभी भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो सर अब इशू आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टैंडर्ड या कौन से एसेस जो है वो किस बारे में बात करते हैं, एक बार ये लिख ले हम फटाफट, ताकि हमें दिक्कत ना हो सर। ये लिख लेते हैं फिर निकलते हैं। जी हाँ, 5 बज गए, फिर भी मैं लूंगा। अरे बुजदिल वो लोग, कुछ नहीं आगे। जो F5 से डर जाए। ये लिख लेंगे आप, ये वाला चार्ट। छोटा सा चार्ट है, छोटा सा नन्ना सा चार्ट देखिए, फोटो भेजिए, क्लिक, या अल्सेंडर क्लिक। ओके, गॉट इट ब्रो? चलिए, सब लोग है क्या जागरूक तथा जीवित? नहीं?
समझाने में अभी तो 620 तक ही आया है। सर 399 नहीं है चार्ट में, नहीं है बेटा, 399 तक आ सकता है, ऐसा कहने का मतलब। सारे सीरीज में शुरुआत मतलब पहले नंबर की 400। अच्छा 400 है ना, मतलब वो जो है अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा तुमको, समझ तुम्हारे बस ये पॉइंट का मैं उचित पॉइंट पे डिस्कशन करूँ, इसके बारे में है, वो आ गया है सिलेबस में। 699 तक है, लेकिन अभी फिलहाल 699 तक आया नहीं। आप लिखने पहले 200 एसक्यूसी क्वालिटी कंट्रोल तक आ सकता है, जल्दी पास हो जाओ, सिलेबस बढ़ रहा है। मैंने 25 पढ़े थे इंटर में, फाइनल में 30 पढ़े, फाइनल में एवरीथिंग बिलो द सन अंडर द, you should not be surprised if you have been asked to study IFRS 2, that is in depth. कस्टमर एफटीपी तो आ ही गया आपको, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। गुड न्यूज इज दैट 75 मार्क के लिए जीएसटी विद ओनली 3 चैप्टर्स एडेड, वो तो आ गया ना पीएस, 3 ही चैप्टर ऐड हो गए फाइनल में जीएसटी में, असेसमेंट एडजुडिकेशन रिफंड, और मार्क 75 हो जाएंगे, बाकी सब सेम। तो आपने जो जीएसटी पढ़ा ये एफर्ट टेकन वंस, प्लस आर्टिकलशिप में फायदा होगा वाला। बाकी बच्चे बोलेंगे आईटी से आप सिर्फ सेक्शन 16 1 2 3 4 17 5 ब्लॉक पूरे बोल। कोई भी क्लाइंट है, सर मेरा केस था, अपन अपील में जाएंगे, सर केस तो सुन लो, अपन अपील में जाएंगे, डोंट वरी, I'll get you out of that। अब आपको प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बता देता हूँ जो कि मैंने वादा किया था, फिर हम रुकेंगे। वही बता रहा, रुकना जा रहा है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हैं? वो आप मुझे बताने वाले थे, मैं नहीं बोलने वाला उसका, मैं नहीं बताऊंगा। ये देख लो ऑनलाइन, आपको भी बता रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी। आप लोगों को एक आइडिया कैसे दिखता है देखना है कि नहीं, वही बता रहा हूँ जो हम क्लाइंट को देते हैं। पैसे भेटता कधी नाही भेटता, पैशासाठी काम नाही केलं कधी भाऊ, ऑन कैमरा। तू नको तिथं कशाला पाहतोय, तुला ये जीएसटी दिखत नहीं है, इनकम टैक्स लाइब्रेरी नहीं दिख रहा है, एम्पैनलमेंट नहीं दिख रहा है, उसका ध्यान उधर ही जा रहा है। आलोक इंडस्ट्रियल ऑक्शन, ऑक्शन प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी लेता है ये आदमी, ऐसा लग रहा होगा। ये कवर पेज होता है, दिख रहा है? अभी पहले कई लोग यहाँ से शुरू होते हैं, सर वो बैंक वाले ने 23-24 बोला था, आपने 22-23 भेज दिया, फिर उसको बोलता हूँ अगले पेज पे देख, क्या है सर अगले पेज पे, फिर अगला पेज ओपन करता है जो लोड नहीं होता, फिर उसको याद दिखता है एवाय। तो आप कभी कभी हंस हंस के पागल हो जाएगी, जब मेरा ऑफिस में उनको बोलता है ना, सर वो बैंक वाले बोल रहे पुढच्या पेजवर या, कोपऱ्यात दिसते का 23-24, हा बरोबर आहे। आता त्यांना सांगा, पण मग सर का तुम्ही चुकीचं दिलं ना, मध्ये 23-24 बाहर 22-23, ये समझाना पड़ता है, ये क्या है
हाँ ना, मतलब फिनेंशियल काहीतरी ये सब होते हैं, ये रोज की बात होती है आम। ये क्वेरी मतलब आम बात है, इसलिए हमारे ऑफिस में जो भी नया बच्चा आता है उसको पहले हम ये एक्सपीरियंस दिलवा देते हैं। जैसे वो MS धोनी को मिलता है ना ट्रेन वाला, वैसे पहले हम उसको ये एक्सपीरियंस दिलाते हैं AY तो वो पागल हो जाता है। और ये होता है प्रैक्टिशनर रिपोर्ट जो हम सीए को इशू कर, जो हम एज ए सीए इशू करते हैं। ये प्रैक्टिशनर रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने कंपाइलेशन वाला काम किया है। कौन सा काम किया है? आर यू देयर? आप बोल सकते हो यस। मतलब कंपाइलेशन भी किया है, थोड़ा थोड़ा काम भी किया है, मिक्स है। देखो आप पढ़िए, ये इंस्टीट्यूट ने बोला ये हमारा लेटर हेड है। लेटर हेड समझता? ये इसी लेटर हेड पे इशू करना पड़ता है। ये मेरा नाम, पार्टनर, ये थोड़े बहुत डिग्री, वीजा को कर क्वेश्चन अभी वो इंस्टीट्यूट की देखो, मेरे से भी LLB लिया बाद में, तो बाकी तो इंस्टीट्यूट। देखिए पढ़िए इसको जरा क्या आराम से। डिस्कशन ना, हमको नहीं पता सच में है कि नहीं। उसके सारे एसेट्स उसने बताया, हमने किया ऐसा, उसने बोला हमने बनाया। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्लियर लिख दिया। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट SSC जिसको बोला जाता है, स्पेलिंग गलत है SSC का पर ठीक है। इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, वो भी तुम्हारा, बनाना भी तुम्हारा, प्रिपरेशन भी तुम्हारा, एस्टिमेट भी तुम्हारे। The SSC is responsible for ensuring while preparing FS, computation and tax filing, applicable accounting as well as income disclosure standards are followed. सब जिम्मेदारी किसकी थी? SSC। बच्चे आप मुझे पूछ सकते, पेन तो भी था क्या आपका? Practitioner responsibility सुन लो। Our responsibility is to provide a limited and reasonable assurance whether income tax return copies attached is same as filed on the website. And the financial statement and computation, if any, enclosed along with copy रहेगा, spelling गलत है, ITR-V are the same on the basis of which ITR has been filed and the details of these are appearing in ITR-V. ITR-V मतलब वो ये देखो, इसको ITR-V बोला जाता है। ये जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, इसको ITR-V बोला जाता है। इसको वेरीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है, इसलिए ITR-V पॉपुलरली नोन एज ITR-V। ठीक है, वो उसका लोकेशन भी वो है और वो तालुका भी वो है। So we conducted our examination of the statement of in accordance with the guidance note on reports of certified वगैरह वगैरह। Based on our examination as above, we are of opinion that ITR-V copy attached is same as filed on the website. Financial statement and computation of income enclosed along with ITR-V are same on the basis of which return has been filed and details of the same as are appearing in ITR-V. Restriction on use, ये देखे हम एकदम भारी काम करते थे। restriction on use. This certificate is addressed to and provided to Mr. Nadeem Sheikh and should not be used to any other person for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose to any person to whom this certificate is shown, into whose hand it may come without our prior consent in writing. तो बिना मेरे से परमिशन लिए कोई भी आदमी अगर इस पे भरोसा रख के क्लाइंट को लोन देता है तो कल वो डिफॉल्ट हो गया तो मैं किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। और कोई मेरे से राइटिंग में परमिशन दूंगा तो मैं उसको दे दूंगा परमिशन। ये इधर मिर्जा कोतकर गाली मेरा पार्टनर है, साइन मेरी। अरे बहुत घाई घाई में किया वो, बंच लेके आते हैं बच्चे 50 60 70 का, नहीं है साइन, तो वो मैं रात भर वो करता हूँ। मैं दिन भर काम करता हूँ, अभी मैं जाऊंगा ना ऑफिस में, मैं शाम को साइन करता हूँ। 6 के बाद काम नहीं करता मैं, 6 के बाद सिर्फ साइन करता हूँ। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दिन भर का जो काम रहता है वो साइन कब करूँगा। तो बच्चे दिन भर काम करते, वो उसके करता है ना जहाँ पे उसका नाम है।
उसका भी तो नाम है ना। ये देखो, ये अभी आपको मैं शेयर कर ही रहा तो सभी बता देता हूँ, चलो आ जाओ। ये देखिए इनकम टैक्स रिटर्न, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो आपने किया है ना, देखो पीजीबीपी लिखा गया 4480. This person is covered under 4480 by the provision, so he is technically you know हाँ, मतलब 4480 is not maintaining books of account, so showing profits minimum 8%. So देखते हैं इसका, इसने 541 का इसका था, इसने ट्यूशन फीस 45,000 पे की है, इसलिए इसका नेट इनकम 496, इसलिए इसको टैक्स कितना आएगा, 0. आप देख सकते हैं 28 लाख का इसका टर्नओवर है, 18.71% उसने डिक्लेयर किया है, which is exceeding 8%. Hence, he is not required to maintain books of account. But still, he has prepared balance sheet and all that. You can see, yes, which is tally. Balance sheet is always tally. मतलब it has to tally. और ये स्टैम्प आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टैम्प में भी कुछ कहता है, अगर आपको दिख रहा हो तो, अगर स्टैम्प दिख रहा हो आपको तो इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट and oral communication made to us without conducting any audit or verification of it. ये एश्योरेंस इस बात का है कि जो आईटीआर भी हमने लगाया है वो वेबसाइट पे जो फाइल हुआ है वो ये सेम है, इस बात का एश्योरेंस. क्या ये लोन के लिए हम नहीं, क्लाइंट को हमने रेगुलर बना के दिया, वो हर साल बनाते हैं ना, उसको पहले तो काम आने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता है, ये आपकी ड्यूटी, सबसे पहले ये समझिए. बराबर. सेक्शन 139 में पर्सन, यस नो, हु इज हैविंग अमाउंट ऑफ इनकम एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स हैज टू फर्निश रिटर्न. बराबर. तो यू हैव टू फर्निश रिटर्न. नंबर 2, what benefits you can get out of it is the secondary point. If you have to go and take a loan, you have to submit 3 years ITR to show your credit worthiness. ये हो गया टेक्निकल. अब सच्चाई ये लोन लेने के लिए लोग करते हैं. उसने जो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दी आईटीआर वी वेबसाइट पे, वो कॉपी और ये कॉपी सेम, ये हमने हमारे प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में दी. नहीं ऑडिट नहीं है, 28 लाख पे हुआ ऑडिट है. हाँ ऑडिट नहीं. कौन सी लाइब्रेरी? तो ये आपको बता दूं, ये फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने हमको दिया है, सी इंस्टीट्यूट, आईसीआई ने दिया है ये फॉर्मेट. हम सिर्फ इसमें क्लाइंट का नाम और असेसमेंट ईयर चेंज है. एक रिटर्न का नहीं, मेरे को क्या है, इसमें होगा ना पीएनएल में बच्चे ने डाला होगा ना, प्रोविजन बनाया. चलिए एक मतलब असेसमेंट, आप रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहे हैं कि लिटिगेशन की बात कर रहे हैं? इस केस में कितना टाइम लगा होगा? मे बी 1.5 आवर, 1.5 घंटा मैक्स. स्टाफ करे तो, मैं खुद करूँ तो 20 मिनट मैक्सिमम. तो हम जुलाई का सीजन होता है 31 जुलाई का, वहां पे मैं 2 दिन घर ही नहीं जाता, मेरे ऑफिस में रेस्टोरेंट, मैं वही सोता हूँ. तो मैं लास्ट सीजन गया था तो आई थिंक मैं 3 दिन घर ही नहीं गया था, उधर ही था ऑफिस में. मेरा उधर सब कबर्ड बना है, उसमें मैंने क्रिकेट का किट भी छुपा के रखा हुआ है. मैं कई बार ऑफिस से निकल के टूर्नामेंट खेल के ऑफिस से आके शावर लेके रेस्ट करके फिर घर पे वापस ये कपड़े पहन के पहुंच जाता है, गरीब बन के. क्लास कुछ तक बन गया, मेरे भाई भी बोलते हैं हाँ ऑफिस में कुछ काम, पता ही नहीं क्या क्या कोई बच्चे कोई नहीं बोलने वाले. ठीक है चलिए रुकिए आज के लिए. ऐसा ना काफी कोई आपको नॉलेज आज मिल गया, क्यों सीए बनना ये भी समझ गया आपको.
एक लाइन चलिए जय हिंद।